शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। चार का चौका में हम आपको दिखाएंगे वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही। सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों की 4 तस्वीर से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो बड़े हादसे से जुड़ी हुई है। यूपी के अयोध्या में हुआ बड़ा हादसा, ड्राइवर की लापरवाही इसमें वजह बताई जा रही है। पत्रकार के भाई की मौत हो गई है। अयोध्या से दर्दनाक खबर सामने आई जो न्यूज इंडिया परिवार से जुड़ी हुई है। अयोध्या से न्यूज इंडिया संवाददाता साबुद्दीन यादव के भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। 13 साल के किशोर की बस की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई है। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ये हादसे से पूरे परिवार में गम अब पसर गया है और परिवार को समझ में नहीं आ रहा कि इस दुख का सामना आखिर कैसे करें। इस हादसे ने दिवाली की खुशी को मातम में तब्दील कर दिया है। जख्मी स्थिति में जो बच्चा था उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग अब की है, लेकिन 13 साल का बच्चा जो इस हादसे में जान गंवा चुका है उसकी वापसी अब किसी तरह नहीं हो सकती। ये परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख है। दूसरी जो तस्वीर है वो रेत के काले कारोबार से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिन के उजाले में नारायणी नदी के किनारे धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। खनन माफिया लगातार रोजाना लाखों रुपए का खनन कर प्रदेश सरकार के राजस्व को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। कानून को ताक पर रखकर ये खनन माफिया लगातार गैर खनन क्षेत्र में खनन को अंजाम दे रहे हैं। पनिहवा नारायणी नदी किनारे खनन का ये खेल लगातार जारी है। इन्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। सवाल इस बात का है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन की किसकी शय पर यह अवैध खनन हो रहा है। इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया बताएंगे आपको। तीसरी तस्वीर है योग का बहाना नमाज था पढ़वाना। मध्य प्रदेश से खबर सामने आई बुरहानपुर में, जहां पर ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। इलाके का माहौल गर्म हो गया है। यहाँ छात्रों से योग करवाने के बहाने नमाज पढ़वाने का केस सामने आया है। खबर सामने आई, वीडियो सामने आया, जिसके बाद छात्रों के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाए जाने के मामले को लेकर यहाँ भड़क गए परिजन और साथ ही साथ हिंदू संगठन भी। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर खूब जमकर हंगामा काटा। जो गुस्साए हुए लोग हैं उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसमें एक्शन क्या हुआ है ये भी आप जानेंगे। चौथी तस्वीर है सलमान खान के बड़े बयान से जुड़ी हुई, जिस पर तिलमिला गया है अब पाकिस्तान। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को अपनी फिल्मों को लेकर दुनिया भर से प्यार तो मिलता रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी उनके कई फैंस सामने आते हैं। कई फिल्में उनकी रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन सलमान खान के बलूचिस्तान को लेकर दिए गए एक बयान से पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से बौखला गई है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग देश बताने के बाद पाकिस्तान सरकार सलमान खान से खासी नाराज है। इतना ही नहीं, पाक सरकार ने सलमान खान को आतंकी तक घोषित कर दिया और उनके खिलाफ पाकिस्तान में आतंक रोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। ये 4 बड़ी तस्वीरें आज की हैं। इन चारों पर डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे चार का चौका में। यूपी के अयोध्या से दुखद खबर के साथ में शुरुआत हम करेंगे। स्कूल बस की चपेट में एक बच्चा आ गया। 13 साल उम्र बताई जा रही है। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। 13 साल के किशोर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में तुरंत भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इकलौते बच्चे की मौत से परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। बस ड्राइवर की लापरवाही से बच्चा बस की चपेट में आ गया। बेहद जख्मी स्थिति में, लहूलुहान स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर, लेकिन वहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जरा सोचिए, फेस्टिवल सीजन, दिवाली का ये मौका जब अलग अलग जगह खुशियां मन रही थी, लेकिन इस परिवार के लिए ये बड़ा सदमा लेकर आया है हादसा, जहां 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, वो भी स्कूल बस की चपेट में आकर। बताया जा रहा है चश्मदीदों के जरिए कि स्कूल बस का जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। उसने देखा नहीं कि बच्चा आ रहा है और बस चला दी और बस की चपेट में 13 साल का ये बच्चा आ गया, जिसकी जान चली गई है। इकलौते बच्चे की मौत के बाद परिवार टूट गया है, बिखर गया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरे साथ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं न्यूज इंडिया संवाददाता साबुद्दीन। साथ ही साथ मेरे साथ में अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं। साबुद्दीन, बड़ा दुखद ये हादसा है। 13 साल का बच्चा, वो भी बस की चपेट में आकर अपनी जान खो बैठा। परिवार का तो बुरा हाल है, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? बस ड्राइवर ने क्या देखा नहीं?
देखिए ये मामला 23 तारीख का है। जब ये बच्चा स्कूल गया हुआ था, परिवार को लगा कि आज हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, शाम को वापस उसी तरह जैसे रोज आता था उसी तरह वापस आएगा। हम्म। लेकिन शाम को बस अपने घर के पास ही पहुंचा था और बस चंद कदम दूर पर उसका घर था। लेकिन देखिए स्कूल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही। उस पूरी बस में जिसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, उसमें ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं था कि एक कंडक्टर हो या कोई एक दूसरा बच्चों को देख रेख के हो। बच्चा जैसे बस से उतरता है, ड्राइवर वहीं से यू टर्न लेने की कोशिश करता है और जब यू टर्न लेता है उसी चपेट में बच्चा आ जाता है और उसके ऊपर दाहिनी तरफ पूरा चढ़ता है और एक उसका हाथ और पूरे सर पर पूरी तरह से कुचलते हुए बस निकल जाती है। जैसे ही वहां के आसपास लोग चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, ड्राइवर की देखिए उस बच्चे को वैसे ही तड़पता छोड़ के वहां से भाग लेता है। किसी तरह परिजनों को जब खबर पड़ती है, वो बेचारे दौड़ते भागते रोते हुए आते हैं। इस पूरी घटना में जो रवैया है स्कूल प्रशासन का, प्रबंधक का, इन तमाम लोगों ने जो रवैया अपनाया है वो बेहद निंदनीय है। क्योंकि इतना मासूम बच्चा, एक देखिए दो अभिभावक होते हैं बच्चों के, एक तो जो उनके माँ बाप होते हैं जिन्होंने जन्म देते हैं, जो उनको रोज स्कूल भेजते हैं, और दूसरे अभिभावक अगर देखा जाए तो स्कूल के प्रबंधक, प्रशासन है, चाहे चाहे टीचर हो, चाहे वो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, एक लगाव होता है बच्चों से। लेकिन देखिए इतने दिन घटना घटने के बाद आज 5-6 दिन हो रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधक की तरफ, प्रशासन की तरफ से कोई भी बच्चे को देखने तक नहीं आया। यहाँ तक उस ड्राइवर का भी पता नहीं हुआ है। प्रशासन के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो परिजन हैं वो तहरीर देते हैं। लेकिन देखिए पुलिस ने यहाँ पर, क्योंकि उस स्कूल के प्रशासन का रसूख है, क्योंकि बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, कई स्कूल चल रहे हैं, उसका रसूख एक जाना माना है, वहां पर नाम है, तो उसके रसूख देखिए उसने ऐसा खेल रूल किया कहता है कि ड्राइवर के साथ में FIR कंडक्टर होना चाहिए। रूल ये भी कहता है कि वहाँ स्टाफ की मौजूदगी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, या उनके सड़क पर उतरने और बस में चढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब स्कूल स्टाफ की तरफ से, स्कूल प्रबंधक की तरफ से कुछ कहा गया क्या इस पर? देखिए इसमें जब परिवार से बातचीत हुई तो परिवार ने कहा कि इसके बारे में न सिर्फ उन्होंने तमाम अभिभावकों बारे में सूचना दी स्कूल प्रशासन को कि इतने बड़ी बस है, इतने बच्चे होते हैं, ड्राइवर के अलावा तो कोई ना कोई एक साथ में और होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। बस मोड़नी है, बस आगे जानी है, किसी बच्चे को पानी पीना है, या कोई, अब भगवान ना करे कोई और दिक्कत किसी बच्चे को हो जाएगा, तो ड्राइवर तो बस चला रहा है, दूसरा उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो इस तरह की घटना घटती है और उसके बाद भी बच्चा इसी लापरवाही के कारण वो बच्चा उसकी भेंट करता है, लापरवाही की भेंट करता है। अगर वो कंडक्टर होता तो वो नीचे उतर कर बस को बैक कराता और जो चीजें हुई वो शायद ना होती। लेकिन ये पूरी लापरवाही है और अपनी लापरवाही को दबाने के लिए अब जो प्रशासन है, स्कूल का प्रशासन है, जो रसूखदार है, जो उपाध्याय है, जो यहाँ के प्रबंधक बताए जाते हैं, वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। FIR कराई गई तो वहां पे उन्होंने अपना नाम चेंज करा लिया, नाम के आगे जो उनका होता है उसको चेंज करा दिया। तो ये तमाम उसके, पुलिस ने अभी तक ना तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया, ना स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की, सिर्फ अपनी कलम बचाने के लिए उन्होंने एक FIR कर दी है। उसके अलावा परिवार अब क्या मांग कर रहा है? देखिए आज परिवार में उस बच्चे की दुखद घटना हुई, क्योंकि 23 तारीख की घटना थी। आज इलाज चल रहा था, उस बच्चे का हाथ काटा गया उसको बचाने के लिए कि शायद तब बच जाए, उसका एक हाथ भी काट दिया गया लेकिन फिर भी नहीं बचा और आज उस बच्चे की मौत हो गई। परिवार अभी रो रहा, बिलख रहा है, वो क्या करे, क्योंकि दो भाइयों के बीच में ये अकेला बच्चा था और दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के बीच में एक लड़का एक बेटी भी है, लेकिन लड़का दोनों भाइयों के बीच में पूरे परिवार का चिराग उजड़ गया। तो आप स्थिति समझ सकती होंगी वो क्या मांग करेगा। अब वो बच्चा तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन ऐसी स्थिति में कम से कम स्कूल को एक अपनी जिम्मेदारी निभाने की, क्योंकि घटना हुई है, लेकिन कम से कम इस परिवार को, इस माँ बाप को उनकी जरूरत थी कि मैं मदद करूंगा, जो भी इलाज का खर्चा आएगा या जो भी चीजें होंगी। लेकिन देखिए मदद की तो बात छोड़िए, उन्होंने बच्चों का हाल तक जानना नहीं सोचा। ऐसे स्कूल में हम, ऐसे स्कूल के विश्वास करके हम अपने बच्चों को अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं साबरीन क्या बीत रही होगी परिवार पर। परिवार के लिए इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता। 13 साल का मासूम बच्चा यूं बेमौत मारा गया, वो भी बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते और स्कूल प्रबंधक की लापरवाही के चलते। शुक्रिया, आपका नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर।
आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर से अगली खबर है। कुशीनगर जहां पर अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। अवैध खनन से प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है और अब नतीजा ये कि लाखों का चूना लगाने का काम राज्य सरकार को हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिन के उजाले में नारायणी नदी के किनारे धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। खनन माफिया लगातार रोजाना लाखों रुपए का खनन कर प्रदेश सरकार के राजस्व को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। कानून को ताक पर रखकर ये खनन माफिया लगातार गैर खनन क्षेत्र में खनन को अंजाम दे रहे हैं। पनियहवा नारायणी नदी किनारे खनन का ये खेल लगातार चल रहा है। इससे इन्हें यहाँ रोकने वाला कोई दिखता नहीं। सवाल इस बात का भी है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन की कोशिश कैसे हो रही है, ये किसकी शय पर हो रहा है। रेत का काला कारोबार चल रहा है और ये डेली बेसिस पर और दिन के उजाले में चल रहा है। तो क्या प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं या फिर क्या यहाँ खनन माफिया अपना रसूख का इस्तेमाल करते हैं या डराते धमकाते हैं? आखिर क्यों यह अवैध खनन रुक नहीं पा रहा, ये सवाल बड़ा है। तस्वीरें भी आप देखिए। कुशीनगर से अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, दिन के उजाले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, आंखें बंद है क्या प्रशासन की? बिल्कुल, ये तस्वीरें कुशीनगर के पनियहवा स्थित नारायणी नदी के किनारे की है, जहां पर रात को छोड़िए दिन के उजाले में बेखौफ खनन माफिया जो है बालू खनन की जो ये काला कारोबार है उसको अंजाम दे रहे हैं। दिन के उजाले में धड़ल्ले से दर्जनों टालियां जो है लगा करके अवैध खनन का जो कारोबार है वो नारायणी नदी के किनारे तेजी से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनजीटी का इलाका है ये पूरा। नारायणी नदी के अगर पनियहवा क्षेत्र की हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो एनजीटी के तहत यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत आता है। और यहाँ पर खनन को लेकर के पिछले 2 या 3 सालों में ना तो किसी तरीके का ठीका किया गया है, ना ही पट्टा किया गया है। उसके बावजूद ये वो रेत खनन माफिया है जो पूरी तरीके से बेखौफ है और दिन के उजाले में प्रशासन के आंखों के सामने जो है खनन कर रहा है। और खनन करने के बाद तमाम जो 2 थानों की चौकियां हैं, खड्डा थाना क्षेत्र की चौकी है सालिकपुर, और ये जो एरिया है जहां पर अवैध खनन का पूरा कारोबार चल रहा है ये खड्डा थाना क्षेत्र का इलाका है। और इसके बाद हनुमानगंज थाने की चौकी पड़ती है, पिकेट पड़ता है, वहां पर भी किसी तरीके की रोक टोक नहीं होती है। पुलिस के सामने से जो ये खनन माफिया है बेखौफ होकर के बालू जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड कर जाते हैं और इन पर किसी तरीके की प्रशासन की रोक टोक नहीं है। एक तरीके से हम कह ले तो इनको कहीं ना कहीं जो ये अवैध बालू खनन माफिया है इनको पूरा सह मिला हुआ है और उस पर जो है कहीं ना कहीं ये दबंगई दिखाते हुए अवैध बालू खनन का जो पूरा खेल है वो नारायणी नदी ये शय किसकी मिल रही है? क्या कुछ सफेद पोश हैं, क्या कोई रसूखदार लोग हैं, किसके जरिए शय मिल रही है? क्या अधिकारियों की मिली भगत भी है? बिल्कुल, न्यूज इंडिया की टीम आज उस जगह पर पहुंची थी जहां शायद पुलिस भी जाने की जरूरत नहीं करती है। हम वहां पहुंचे, उस खदान नारायणी नदी के उस दुर्गम इलाके में पहुंचे जहां पर रेत का जो खदान था वो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। जब हमने कैमरा ऑन किया और वहां पर स्टिंग को करने की कोशिश की तो हम पर भी जो है हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि हम वहां से किसी तरीके से जो है बच करके निकले। तो कहीं ना कहीं ये बेखौफ है और ये बेखौफ खनन माफिया जो है इनको किसी से डर नहीं है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनके पीछे जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से आंखें बंद किया हुआ है, जिस वजह से ये बेखौफ है। जिला खनन अधिकारी इन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन की चुप्पी यह बताती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का सह है और इसी सह के चलते नारायणी नदी पनियहवा क्षेत्र में जो अवैध बालू का खनन है वो बड़े ही जोरों पर किया जा रहा है। सफेद सोना कहा जाता है, ये नारायणी नदी के किनारे जो बालू मिलते हैं उसको सफेद सोना कहा जाता है। अवैध रूप से पूरा राजस्व को जो है नुकसान पहुंचाते हुए ये अवैध खनन कारोबारी अवैध बालू का खनन करते हैं और एक मोटी कीमतों में जो है इसे बेचने का काम करते हैं। तो सवाल जो है अब साफ तौर पर कुशीनगर जिला प्रशासन के सामने है, जिला खनन अधिकारी के सामने है कि आखिरकार अवैध बालू खनन का जो ये कारोबार पनियहवा क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है इस पर कब रोक लगेगी या फिर जो है जिला प्रशासन के सह पर जो है इस तरीके से ये बेखौफ खनन माफिया जो है पूरी इस खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम बड़े सवाल हैं। ठीक है, नजर आप रखिएगा। अवैध खनन का काम ये आज का नहीं बल्कि लंबे वक्त से चल रहा है और अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है तो इस तरफ ध्यान जाना चाहिए, इसीलिए खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई। शुक्रिया आपका अनुराग तिवारी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन आज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रही। सीएम योगी ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का मार्गदर्शन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। यूपी में 8 साल में 42 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी भी सीएम योगी ने शेयर की इस खास मौके पर, और साथ ही कहा एम्स भी बने हैं जो कि सफलतापूर्वक चल रहे हैं, और उसमें अब यूपी में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें एक कदम और आगे बढ़ा है यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद। सीएम योगी ने कहा 25 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ इन स्वास्थ्य सेवाओं का मिल रहा है। आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। खबर अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का फिर से बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। वो कह रहे हैं सत्ता में आते ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दूंगा। कह रहे हैं लालू राबड़ी के नेतृत्व में आरएसएस बिहार में नहीं घुस पाई। आरएसएस की हिम्मत नहीं थी कि भाइयों के बीच में बवाल मचाए। बीजेपी अगर किसी से डरती है तो वो हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम लालू यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में सत्ता में थे तब आरएसएस की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार आकर भाइयों के बीच में बवाल मचाए। हमने कभी घुटने नहीं टेके। लालू यादव हमेशा बीजेपी से लड़ते रहे और हम भी लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वो है लालू प्रसाद यादव। साथ ही उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं कि जो वक्फ कानून लाए हैं सत्ता में आते ही उसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। लिए लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री थी तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है।
गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का मार्गदर्शन हम सबके लिए नई प्रेरणा है। यूपी में 8 साल में 42 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया एम्स भी बने हैं, सफलतापूर्वक चल रहे हैं और इससे यूपी के 25 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। सबका सहयोग है कि मैं इसको यशोदा मेडिसिटी को, जैसा मेरा सपना था कि वर्ल्ड का ऐसा सेंटर हो जहाँ पे मरीजों को विदेश ना जाना पड़े, और वो प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये पूरा हुआ। और पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि बाहर के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए। एक सपना पूरा हुआ और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आके आशीर्वाद दिया, तो इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी में, जिसका उद्घाटन करने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हैं। साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद हैं इस समय उद्घाटन करने के लिए, और इसके बाद में यहाँ से गढ़ मेले के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ऐसा अस्पताल बनाया गया है जहां एक ही छत के नीचे आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद।